इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वो कौन से घटक या कारक हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। CFSE यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात हम प्रारंभ करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के D1 सिस्टम से। D1 सिस्टम यानी जिसके d ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन हो। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो कक्षकों का विपाटन होता है वह T2g और Eg ऑर्बिटल्स में होता है। T2g की ऊर्जा चूंकि कम होती है अतः इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाता है। तो ऑक्टाहेड्रल D1 सिस्टम में जो एक इलेक्ट्रॉन है वह T2g कक्षक में जाएगा और बैरी सेंटर के सापेक्ष इसकी ऊर्जा ऋणात्मक 0.4 डेल्टा O होगी। इस प्रकार संकुल को काल्पनिक गोलाकार क्षेत्र के मामले की तुलना में 0.4 डेल्टा O की सीमा तक स्थायी कहा जा सकता है। ऊर्जा की इस मात्रा को, ऊर्जा के इस मान को, ऊर्जा की इस क्वांटिटी को क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यानी कि CFSE कहा जाता है। तो अभी हमने देखा कि D1 और ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है तो इलेक्ट्रॉन T2g में जाएगा और वह इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक 0.4 डेल्टा O से स्थायित्व प्राप्त करेगा। इसी प्रकार से D2 और D3 धातु आयन यानी ऐसे धातु आयन जिनके D कक्षक में 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन हुंड के नियमों की पालना करेंगे और डीजेनरेटेड T2g ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे। और चूंकि हुंड के नियमों की पालना कर रहे हैं तो यह तीनों D कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे D3 सिस्टम में। यदि D2 सिस्टम है तो 2 D कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन पेयरिंग नहीं होगी, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अनपेयर्ड रहेंगे। इस तरह से इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा D2 सिस्टम के लिए T2g2 यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन T2g में है और D3 सिस्टम के लिए T2g3 होगा और क्रमशः इनके लिए CFSE के मान ऋणात्मक 0.8 डेल्टा O और ऋणात्मक 1.2 डेल्टा O होंगे। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि D1 सिस्टम में ऋणात्मक 0.4 डेल्टा O, D2 सिस्टम में ऋणात्मक 0.8 डेल्टा O और D3 सिस्टम में ऋणात्मक 1.2 डेल्टा O से संकुल स्थायित्व प्राप्त करता है। अब एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए, यानी कि अब तक जो D में 3 इलेक्ट्रॉन थे उसकी बजाय 4 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन T2g ऑर्बिटल में जाता है, जिससे कि D ऑर्बिटल्स की ऊर्जा ऋणात्मक 0.4 डेल्टा O से कम होती है और इस प्रकार से जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वह भी T2g में जाना या Eg में जाना यह तय करेगा पेयरिंग एनर्जी पे। अब D4 सिस्टम हमने ले लिया तो दो संभावनाएं सामने आती हैं कि इलेक्ट्रॉन या तो उच्च ऊर्जा स्तर
Eg में चला जाए, या T2G में जो कि 3 इलेक्ट्रॉन थे किसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग यानी कि युग्मन कर ले। ऐसे में संकुल द्वारा वह कॉन्फ़िगरेशन अपनाया जाएगा जो ऊर्जा के लिहाज से स्थायी हो। जब P पेयरिंग एनर्जी का मान डेल्टा O से ज्यादा हो, यह कब होता है? जबकि वीक फील्ड लिगेंड हो या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो। तो जो चौथा आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वह T2G कक्षक में पेयरिंग की तुलना में Eg कक्षक में जाना पसंद करेगा, क्योंकि यहाँ पेयरिंग के लिए जो पेयरिंग एनर्जी युग्मन ऊर्जा का मान डेल्टा O के मान से ज्यादा है। तो यह जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वह Eg में जाना पसंद करेगा और ऊर्जा के लिहाज से यही फेवरेबल होगा। और कॉन्फ़िगरेशन जो है वह T2G3 Eg1 हो जाएगा। और कुल जो CFSE का मान होगा जो आपकी स्क्रीन में सबसे नीचे दर्शाया गया है कि 3 इलेक्ट्रॉन T2G में है तो हमने ऋणात्मक 0.4 को 3 से गुणा किया है, और एक इलेक्ट्रॉन Eg में है तो धनात्मक 0.6 को हमने 1 से गुणा किया है। तो नेट रिजल्ट जो है ऋणात्मक 0.6 डेल्टा O होगा। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जब P का मान, P यानी कि पेयरिंग एनर्जी युग्मन की ऊर्जा, P का मान जब डेल्टा O से ज़्यादा है तो चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा और वह ऋणात्मक 0.6 डेल्टा O से स्थायित्व प्राप्त करेगा। दुर्बल क्षेत्र संकुल में पांचवा इलेक्ट्रॉन जब आ जाएगा तो विन्यास T2G3 Eg2 होगा। अभी हमने D4 सिस्टम में देखा था कि विन्यास था T2G3 Eg1। अब पांचवा इलेक्ट्रॉन भी Eg में जाएगा, अतः विन्यास हो गया T2G3 Eg2। और जब इसके लिए CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान कैलकुलेट करेंगे तो यह 0 आएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि T2G में 3 इलेक्ट्रॉन से जो स्थायित्व प्राप्त हो रहा था वही स्थायित्व Eg में 2 इलेक्ट्रॉन के जाने से समाप्त हो रहा है और कुल मिलाकर स्थायीकरण ऊर्जा का मान 0 हो रहा है। यदि d ऑर्बिटल्स के विपाटन में स्प्लिटिंग में डेल्टा O का मान P से बड़ा हो, यानी कि स्प्लिटिंग के लिए जो एनर्जी है वह पेयरिंग की एनर्जी से बड़ी हो, तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि वह पेयरिंग कर ले बनिस्बत इसके कि वह उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाए। यदि d ऑर्बिटल्स का विपाटन युग्मन ऊर्जा से बड़ा है तो यह इलेक्ट्रॉनों को T2G स्तर में युग्मित करने के लिए अधिक अनुकूल है, बजाय इसके कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर के Eg कक्षक में जाए। इन प्रबल क्षेत्र या लो स्पिन संकुलों में D1 से D6 तक के आयनों में Eg स्तर खाली रहता है। इसकी अब हम चर्चा करते हैं कि जब प्रबल क्षेत्र है तो पहला इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी T2G में जाएगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन भी T2G में जाएगा। लेकिन अगर प्रबल क्षेत्र है तो चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में जाने की बजाय T2G में पेयरिंग करना पसंद करेगा। इस प्रकार पांचवा इलेक्ट्रॉन और छठा इलेक्ट्रॉन ये भी T2G में जाएंगे और तब तक Eg स्तर खाली रहेगा। परिणाम स्वरूप ऐसे संकुल जिनके D कक्षकों में 4 से 7 इलेक्ट्रॉन है, दुर्बल क्षेत्र की तुलना में प्रबल क्षेत्र के लिए CFSE का मान अधिक होगा। इसे आगे चित्र में भी दर्शाया गया है।
अपने स्क्रीन के लेफ्ट में आप देख पा रहे होंगे कि चित्र ए में पहले T2G में 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं, फिर 2 इलेक्ट्रॉन EG में गए हैं। क्योंकि यहाँ डेल्टा O का मान कम है, अतः इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। लेकिन जैसा चित्र बी में दर्शाया गया है कि डेल्टा O का मान ज़्यादा है, अतः इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करना पसंद करेगा। अतः सारे इलेक्ट्रॉन T2G में गए। जब तक T2G पूरा भर नहीं जाता, पूर्ण रूप से भरा नहीं जाता, तब तक इलेक्ट्रॉन EG में नहीं जाता। अब बात करते हैं युग्मन ऊर्जा यानी कि पेयरिंग एनर्जी की। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्मन ऊर्जा दो घटकों से मिलकर बनी है। पहला, एक ही कक्षक में दो इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए उत्पन्न प्रतिकर्षण पर नियंत्रण के लिए। ये तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, और जब एक ही कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। तो उस प्रतिकर्षण को ओवरकम करने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है वह पेयरिंग एनर्जी का एक घटक है। और दूसरा घटक जो है वह है इलेक्ट्रॉनों की स्पिन को समानांतर से एंटी पैरेलल बनाने में खर्च की गई ऊर्जा। कि जब एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन है और अगर दोनों की ऊर्जा, दोनों की स्पिन एक जैसी हुई, तो यह आवश्यक होगा कि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन को चेंज किया जाए, एंटी पैरेलल किया जाए। इसमें भी कुछ ऊर्जा खर्च होगी। तो यह कहा जा सकता है कि युग्मन की ऊर्जा दो बातों पर निर्भर करती है, या उसमें दो अलग अलग ऊर्जाओं का योगदान होता है। पहला तो यह कि इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ रखने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में प्रतिकर्षण करेंगे और उस प्रतिकर्षण को ओवरकम करने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी। दूसरा कि इलेक्ट्रॉनों की स्पिन में समायोजन बिठाने के लिए भी कुछ ऊर्जा खर्च होगी। इन दोनों ऊर्जा का जो योग है वह पेयरिंग एनर्जी के तुल्य है। ये तो हमने जाना कि CFSC क्या है और पेयरिंग एनर्जी का उसमें क्या योगदान है। अब चर्चा करते हैं ऐसे घटकों की, ऐसे कारकों की जो कि CFSC के परिमाण को प्रभावित करते हैं। इस तरह के 4 कारण हैं। पहला, धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। दूसरा, नेचर ऑफ द मेटल आयन यानी कि धातु आयन की प्रकृति। तीसरा, लिगेंड की संख्या और ज्यामिति, नंबर एंड ज्योमेट्री ऑफ द लिगेंड्स। और चौथा कारण है लिगेंड्स की प्रकृति, नेचर ऑफ द लिगेंड्स। अब हम इन कारणों की एक एक करके व्याख्या करते हैं। पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन यानी धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था। केंद्रीय धातु आयन पर बढ़ते आयनिक चार्ज के साथ CFSC का परिमाण भी बढ़ जाता है। अर्थात ज्यों-ज्यों धातु आयन पर आवेश बढ़ेगा, त्यों-त्यों CFSC का मान भी बढ़ता चला जाएगा। एक ही संक्रमण श्रेणी के परमाणुओं से और एक ही ऑक्सीकरण अवस्था वाले धनायनों के लिए CFSC का मान लगभग समान होता है। तो दो चीजें इसमें हम बात करेंगे कि एक तो जो सेंट्रल मेटल आयन है, जो दो अलग अलग अगर सेंट्रल मेटल आयन हैं और वो एक ही ट्रांजिशन सीरीज के हैं और उन पर चार्ज भी अगर बराबर है, तो उनके CFSC का मान लगभग बराबर होगा। यह आप अपनी स्क्रीन पर जो हल्के नीले रंग से जो पहली इक्वेशन दिखाई है और हरे रंग से जो पहली इक्वेशन दिखाई है, उससे देख पाएंगे कि जो आयरन का कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है और एक कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है, लिगेंड दोनों में एक जैसा है, दोनों एक ही संक्रमण श्रेणी के हैं, दोनों पर आवेश 2 प्लस है, 2 पॉजिटिव चार्ज है,
तो इनके CFSE का मान भी लगभग समान है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले धनायनों का निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं की तुलना में CFSE का मान अधिक होता है। अब ये जो दो नीले रंग से आयरन के लिए हमने जो दो इक्वेशन लिखी हैं, इस पर आपका ध्यान चाहूंगा कि पहले हमने दिखाया है, पहली इक्वेशन में Fe2+ स्टेट में है और दूसरे में Fe3+ स्टेट में है। तो 3+ स्टेट के लिए CFSE का मान ज्यादा है। इसी तरह कोबाल्ट के जो हरे रंग से दर्शाए गए हैं, इनको अगर देखें तो जो +2 स्टेट है उसमें CFSE का मान कम है, जबकि जो 3+ स्टेट है उसमें CFSE का मान ज्यादा है। यह प्रभाव संभवतः इस तथ्य के कारण है कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि हायर चार्ज के साथ केंद्रीय आयन न्यून ऑक्सीकरण अवस्था वाले केंद्रीय आयन की तुलना में लिगेंड को अधिक प्रभावी ढंग से ध्रुवीकृत यानी कि पोलराइज कर सकेगा। तो जो सेंट्रल मेटल आयन है जिस पर कि चार्ज ज्यादा है, अर्थात जिसकी ऑक्सीजन स्टेट हायर है, वो लिगेंड को ज्यादा पोलराइज कर पाएगा बनिस्बत उसके कि जिसके ऊपर चार्ज कम है। संक्षेप में कहें तो ये कह सकते हैं कि जिसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो लिगेंड का पोलराइजेशन ज्यादा करेगा और इसके फलस्वरूप जो लिगेंड है वह सेंट्रल मेटल आयन के ज्यादा नजदीक आ पाएगा और उसकी वजह से विपाटन यानी कि स्प्लिटिंग भी अधिक होगी। अब दूसरे घटक की चर्चा करते हैं, नेचर ऑफ मेटल आयन, धातु आयन की प्रकृति। किसी दिए गए समूह के सदस्य संकुलों के लिए CFSE के मान में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। पांचवी संक्रमण श्रेणी के लिए अत्यधिक होगा, चौथी के लिए उससे कम होगा और तीसरी के लिए सबसे कम होगा। क्रोमियम से मोलिब्डेनम या कोबाल्ट से रोहोडियम तक जाने पर CFSE का मान 50% तक बढ़ जाता है। यहाँ 3 समीकरण दर्शाए गए हैं, कोबाल्ट, रोहिडियम और इरिडियम। कोबाल्ट तीसरी संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, रोहिडियम चौथी संक्रमण श्रेणी का और इरिडियम पांचवी संक्रमण श्रेणी का तत्व है। जैसा अभी हमने चर्चा की कि जो पांचवी संक्रमण श्रेणी के तत्व होंगे उनके लिए CFSE का मान ज्यादा होगा। तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि लिगेंड जबकि कॉमन है तो इनमें CFSE का मान इरिडियम के संकुल के लिए सर्वाधिक है जो कि पांचवी संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। कोबाल्ट के लिए यह सबसे कम है जो कि तीसरी संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। इस प्रवृत्ति का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि दूसरी और तीसरी संक्रमण श्रेणी के संकुल यानी सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के कॉम्प्लेक्सेस पहली ट्रांजिशन सीरीज के कॉम्प्लेक्सेस की तुलना में लो स्पिन होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तीसरा कारण, नंबर एंड ज्योमेट्री ऑफ द लिगेंड्स, लिगेंड्स की संख्या और उसकी ज्यामिति। लिगेंड्स का जो पॉइंट चार्ज मॉडल है जो कि लिगेंड्स को एक बिंदु आवेश की तरह मानता है, यह मॉडल यह पूर्वानुमान करता है कि यदि अन्य सभी कारक समान हो तो टेट्राहेड्रल के लिए CFSE का मान ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के मान से लगभग आधा होगा। तो ये कह सकते हैं कि बाकी सब कुछ समान हो, कि केंद्रीय धातु आयन भी वही हो, लिगेंड भी वही हो, तो और लिगेंड्स को हम पॉइंट चार्ज माने, बिंदु आवेश माने,
तो ऑक्टाहेड्रल के लिए जो डेल्टा का मान यानी कि CFSE का मान होगा वह जो टेट्राहेड्रल के लिए जो मान है उसका लगभग आधा होगा। यह जो संबंध है, यह जो VCl4, VCl6 2- और कोबाल्ट के जो कॉम्प्लेक्स है उनमें देखा जा सकता है। टेट्राहेड्रल फील्ड में विपाटित होने वाला क्रिस्टल क्षेत्र अष्टभुजाकार क्षेत्र की तुलना में छोटा होता है और धातु आयन लिगेंड की प्रकृति और धातु और लिगेंड इन सब दूरी को एक सा माने तो जो CFSE का मान ऑक्टाहेड्रल के लिए और जो टेट्राहेड्रल के लिए है उसको इस समीकरण जो कि आपके स्क्रीन पर दर्शाया गया है सबसे नीचे से प्रदर्शित किया जा सकता है। और इसकी रफली वैल्यू देखें तो डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा O/2। अब बात करते हैं नेचर ऑफ लिगेंड्स की, यानी कि लिगेंड्स की प्रकृति पे। लिगेंड्स प्रबल हो या दुर्बल हो उसके अनुसार CFSE के मान बदलते रहते हैं। प्रबल लिगेंड वे होते हैं जो सेंट्रल मेटल आयन यानी कि केंद्रीय धातु आयन पर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड उत्पन्न करते हैं, इसलिए उनकी स्प्लिटिंग पावर यानी विपाटन की शक्ति भी उच्च होती है। इसके विपरीत दुर्बल लिगेंड यानी कि वीक लिगेंड वे होते हैं जो केंद्रीय धातु आयन पर दुर्बल क्षेत्र ही उत्पन्न कर पाते हैं और इसलिए इनकी वजह से विपाटन भी कम होता है। इस प्रकार प्रबल लिगेंड्स जैसे कि Cn- के लिए CFSE का मान अधिक होगा और दुर्बल लिगेंड जैसे फ्लोराइड आयन इनके लिए CFSE का मान कम होगा। विभिन्न प्रकार के संकुलों के अवशोषण स्पेक्ट्रा जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का अगर अध्ययन करें और उनसे जो डाटा हमको मिलता है उसके आधार पर लिगेंड्स को बढ़ते हुए क्षेत्र सामर्थ्य के क्रम में जमाएं तो एक श्रेणी एक श्रृंखला प्राप्त होती है, उसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रृंखला या श्रेणी कहा जाता है। सामान्य लिगेंड को उनकी डी कक्षकों को विपाटन करने के सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने को ही स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है कि किस लिगेंड में डी कक्षक को स्प्लिट करने का कितना सामर्थ्य है, उनको अगर बढ़ते हुए क्रम में रख दिया जाए और जो सीरीज बनती है उसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को यहाँ आपकी स्क्रीन पर दर्शाया गया है। इस सीरीज से पता चलता है कि CFSE का मान भी बाएं से दाएं की ओर बढ़ रहा है। ऊपर दिखाए गए जो लिगेंड्स हैं उनके क्षेत्र सामर्थ्य का क्रम केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति और संकुल की ज्यामिति से स्वतंत्र है, यानी कि यह जो क्रम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो क्रम बनाया गया है यह सेंट्रल मेटल आयन की प्रकृति क्या है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, संकुल की ज्यामिति क्या है, उससे अलग रहते हुए यह श्रृंखला तैयार की गई है। अब यह जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसकी हमने बात की थी या अन्य घटक जिनकी सहायता से संकुलों के स्पेक्ट्रा को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो या जिनके बारे में कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हो, पूर्वानुमान कर सकते हो, लेकिन ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो प्रिंसिपल्स थे उनमें कुछ कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं। यदि हम यह माने कि डी ऑर्बिटल्स का जो विपाटन हो रहा है, जो स्प्लिटिंग हो रही है,
वह लिगेंड जिसे कि बिंदु आवेश माना गया है, पॉइंट चार्ज माना गया है, उसकी वजह से हुआ है, तो यह अनुमान किया जा सकता है कि जो आयनिक लिगेंड होगा वह सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, जबकि इसके विपरीत अधिकांश ऋणावेशित लिगेंड स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रृंखला में अंतिम छोर की तरफ स्थित है। जबकि होना क्या चाहिए था, क्योंकि वो ऋणावेशित है तो यह ज्यादा स्प्लिटिंग करते, और ज्यादा स्प्लिटिंग करते तो यह स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आगे की तरफ होते, लेकिन कई ऐसे ऋणायन हैं जो कि सीरीज में पीछे की तरफ हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन उदासीन अणु के बाद में स्थित है, जैसा कि आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख सकते हैं। हम एक बार एक नज़र स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर और डालते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको OH- आयन के बाद में स्थान मिला है, और अमोनिया H2O की तुलना में अधिक विपाटन कर रहा है, जबकि उसका द्विध्रुवीय आघूर्ण बिल्कुल उल्टे क्रम में यानी कि रिवर्स ऑर्डर में है। इस प्रकार की जो विसंगति हमने अभी देखी उसका कारण यह है कि यह सिद्धांत यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यह अवधारणा करता है कि लिगेंड्स और केंद्रीय धातु आयनों के बीच शुद्ध रूप से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ही होगा, यानी कि यह क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यह मानकर चलती है कि लिगेंड्स पॉइंट चार्ज होंगे और सेंट्रल मेटल आयन और उनके बीच में प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ही होगा। लेकिन जो विसंगति जिसकी हमने चर्चा की, इसने इस बात का मार्ग प्रशस्त कर दिया कि इस तरफ भी सोचा जाए कि लिगेंड और धातु के बीच में प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन न होकर किसी अन्य प्रकार का बंध, जैसे कि सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। तो इस प्रकार हमने यह जाना कि CFSE कहते किसे हैं, उसमें युग्मन की ऊर्जा, पेयरिंग ऊर्जा का क्या योगदान रहता है, CFSE को प्रभावित करने वाले कारक धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था, धातु आयन की प्रकृति, लिगेंड की संख्या और ज्यामिति तथा लिगेंड्स की प्रकृति है, और ये सभी कारण किस प्रकार से CFSE के परिमाण को प्रभावित करते हैं। और हमने यह भी जाना कि किस प्रकार जो अवशोषण स्पेक्ट्रा है संकुलों के, उससे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई जाती है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से किस तरह से हम अवशोषण स्पेक्ट्रा को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और उनमें जो विसंगति पाई जाती है वह किस प्रकार से धातु आयन और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के अलावा अन्य प्रकार के बंध के बारे में सोचने के मार्ग को भी प्रशस्त करती है। धन्यवाद।